22 मई को USCIS एक पॉलिसी मेमो निकालती है, जिसके बाद पूरा इंटरनेट पैनिक हो जाता है। सारे कहते हैं कि अब क्या होगा हमारा, और पता नहीं किधर जाएंगे। तो अच्छा, वो सीन क्या है उसमें? ये कहा जाता है कि एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस। अब जिसको नहीं पता कि एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस होता क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस ये है कि आप आते हो F1 वीज़ा पर यहाँ, या B1 B2 वीज़ा पर। B1 B2 इज द विजिट वीज़ा, F1 हो गया स्टडी वीज़ा पर। उस पर आप यहाँ पर आते हो, और यहाँ पर आने के बाद आप क्या नाम है H1B पे जाओ, जिस पे जाओ। ये होते हैं वीज़ास। H1 आप F1 के बाद OPT पे गए, H1B पे गए, जिस पे भी गए। बट एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस ये होता है कि इसके बाद आप ग्रीन कार्ड फाइल करते हो और आपको यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है। तो वो चीज़ पे उन्होंने बोला है कि ये जो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में हम करेंगे, और ये एक तरफ से हमारी तरफ से एहसान है जितने भी लोग हैं उनके लिए। तो ये चीज़ अब इस पर अब सख्ती होगी, और जिसके बाद सारे लोगों ने पैनिक कर दिया। और एक और दूसरा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा लोगों का, कि काउंसलर प्रोसेसिंग होगी। अब पहले ही होता था कि अगर ग्रीन कार्ड का प्रोसेस आपने करवाना है, जो भी करना है, जैसे EB3 EB2 NIW और जितना भी कुछ, आप यहाँ पर फाइल करो और यहीं पे हो जाता था, और ज़्यादातर काम हो जाते थे, और बड़े लोग ग्रीन कार्ड मिल जाते थे। और इससे US का भी फ़ायदा हो रहा था। मतलब कई टैलेंटेड लोग यहाँ पे ग्रीन कार्ड करके यहाँ पे बिजनेसेस करते थे, जो भी। उन्होंने बोला कि अब जो ऑफिसर होगा उसके पास ये अथॉरिटी होगी कि वो तुम्हारा काउंसलर प्रोसेसिंग कर सकता है, तुम्हारा ग्रीन कार्ड कह सकता है कि तुम अपने कंट्री वापस जाओ, सारा प्रोसेस वहाँ से करो, और उसके बाद यहाँ पर आके क्या नाम है, जब ग्रीन कार्ड मिले तो फिर यहाँ पे आए। तो जब उन्होंने बोला कि आपको ग्रीन कार्ड के लिए काउंसलर प्रोसेसिंग करनी है, और काउंसलर प्रोसेसिंग ये है कि अपने कंट्री जाओ, ग्रीन कार्ड करना है तो अपने कंट्री जाओ, जितने भी साल इंतजार करना है, वहाँ से ग्रीन कार्ड मिलने के बाद US वापस आओ। और ये हर चीज़ में, जैसे अगर किसी ने किसी से शादी कर ली और उसके थ्रू ग्रीन कार्ड चाहिए, तो मतलब बेशक तुम्हारी शादी हुई हो, उसमें भी तुमने 2-3 साल शादी अगर हो गई, अब तुमको ग्रीन कार्ड चाहिए, अब तुम्हें उसके बाद अपने कंट्री वापस जाना है, जितने साल भी लगेंगे ग्रीन कार्ड मिलेगा, और अपनी बीवी तुमको उधर ही छोड़ के उसके बाद वापस आना है, और तब जाके तुम क्या नाम है US आ सकते। अब ये सुनने के बाद हमारे जितने भी आम लोग थे वगैरह, वो थोड़े पैनिक तो हो गए, ऑब्वियस बात है कि इस तरह कैसे पॉसिबल है। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो भी पॉलिसी मेमो हुआ है, जो भी जितना भी है, ये इसमें कोई पॉलिसी चेंज नहीं है। जितना भी है इसमें कोई पॉलिसी चेंज नहीं है। किस चीज़ पे, किस बात पे घबराने की बात थी कि अगर US कहता है कि इधर हम 10,000 ग्रीन कार्ड इधर दे रहे हैं इस चीज़ के लिए, फर्स्ट को EB2 के लिए, और इस साल हम चेंज करके 10,000 से सिर्फ 3,000 पे आ जाएंगे। तो ये एक घबराने की बात ही। पर कहते हैं कि हाँ, आप ग्रीन कार्ड जो फाइल हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, फिर पॉलिसी चेंज हो जाता है कि आप ग्रीन कार्ड फाइल ही नहीं कर सकते या कुछ। जो रिसेंट ग्रीन कार्ड हैं उस पॉलिसी के बाद लोगों के काम हो रहे हैं, लोग आगे पीछे इन चीज़ों पे केसेस भी डाल रहे हैं। और जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, जो आना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कि अब तो हमारा रेजिडेंसी का कोई सीन नहीं है, तो फिर हम आएंगे कैसे। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, आप लोगों ने अभी अप्लाई करना है फॉल 26, स्प्रिंग 27 या फॉल 27 पे आना है। 4 साल लगने आपके बैचलर्स के लिए, या 2-3 साल लगने आपके मास्टर्स के लिए। उसके बाद आपने OPD H1B, जब तक आप लोगों ने ग्रीन कार्ड तक पहुंचना है, अनलेस क्या अगर आप EB3 वाला पाथ लो, या फिर EB2 NIW या E2 के थ्रू आप कुछ और करो, तो फिर आप जल्दी कर सकते हो। पर उन केसेस में भी जब भी पॉलिसी कोई नई आई है, या पॉलिसी तो नहीं है चेंज हुई, जब भी कोई नया इंट्रोडक्शन हुआ है, किस तरह की कोई नया रूल आया या फिर नई कोई हाइप बनी है, वो लंबी रहती नहीं है इन चीज़ों में। उस एक मुख्तसर से वक्त के लिए सख्ती होती है, देन गोज़ बैक टू द नॉर्मल स्टेट। तो इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है। और मैं इन फर्दर वीडियोस में फर्दर एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या पास बंदा ले सकता है जो स्टूडेंट, जो मैंने भी नहीं है, कि आप ग्रीन कार्ड की तरफ जाओ और आपके लिए बेहतर हो। और मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने F1 वीज़ा के जो इंटरव्यू किया है उसमें बेटर परफॉर्म करने के लिए उसमें भी टिप्स दिए मैंने। मेन पर्पस ऑफ दिस एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस और जो भी चीज़ आई है, इसका मेन पर्पस ये था कि एक तरह की अथॉरिटी बताना कि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ है जो हम ग्रीन कार्ड वगैरह दे रहे हैं। और जो मेन पर्पस था इस गवर्नमेंट का, वो यही था कि टाइटन करना है, जितने भी इमिग्रेंट्स हैं वगैरह उसको सख्ती करनी है। पर जो मेन चीज़ है यहाँ पर कि कोई पॉलिसी चेंज नहीं हुआ। जो मेन चीज़ है कि पॉलिसी चेंज हुआ ही नहीं है, और UCIS खुद से पॉलिसी चेंज कर भी नहीं सकती। वो कांग्रेस है और जितना कुछ है इतने के थ्रू हो के गुजरना पड़ता है कि पॉलिसी चेंज होगी। हाँ, ये पक्का है कि काउंसलर प्रोसेसिंग होनी है। और आपको पता है कि जितना भी प्रोसेस है, फर्स्ट अगर आप EB3 के लिए जाते हो, पर्म जितना भी है, लेबर सर्टिफिकेशन, उसके बाद वर्क परमिट, सारा कुछ, जो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस है ना, वो सबसे लास्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, जिसमें आपके नाम है I-485 फाइल करते हैं। I-485 होता है, पता नहीं कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, तो वो एक लास्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस।
और अगर उसमें भी अभी तक जितने भी हमने जानने वाले उससे हमने नहीं सुना कि किसी ने वीज़ा ऑफिसर ने बोला होगा काउंसलर प्रोसेसिंग उस केस में हो सकती है, होगी, जो कि अगर आप सस्पिशियस हो, अगर आपने बार बार स्टेटस के नाम में चेंजेस किए हैं, अगर आपके नाम है आउट ऑफ स्टेटस रहे हुए हो, अगर आपने इलीगल काम किए या फिर कोई आपकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, तो आप वो काउंसलर प्रोसेसिंग के लिए भेज सकते हैं। डिनाई करने के बजाय ये एक ईजियर वे है उनके लिए भी, आपको काउंसलर प्रोसेसिंग के लिए भेज लिया, फिर आपका लंबा डीलिंग होगी वगैरह। उसके अलावा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए। तो फॉल 27 स्प्रिंग 27 बहुत पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे और इस दफ़ा पाकिस्तानी स्टूडेंट की तादाद बढ़ती जा रही है और बाकी स्टूडेंट्स तो ऑब्वियस बात है इंडियंस और नेपालीज वगैरह तो करते ही थे। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो, छोटी सी वीडियो थी। फिर मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।